Hello everyone, मैं प्रसाद sir from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this amazing course of Theory of Computation. So, as this is the first session of Theory of Computation, इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं सबसे पहला सवाल Why TOC? आप कहोगे सर वो सिलेबस में तो करना ही पड़ेगा, no doubt. But we need to see the actual reason behind why this is incorporated into third year first semester syllabus and why it is being considered as a so genuine, so important subject for computer and IT engineers. सो सबसे पहले ये देखने वाले हम लोग कि वाई टीओसी, उसके रिलेटेड उसके प्री रिक्विजिट्स क्या स्टडी करने पड़ेंगे, एज वेल एज इन व्हाट ऑर्डर द यूनिटाइजेशन इज देयर, उसका रिलेवेंस एंड इन व्हाट ऑर्डर वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दोज यूनिट्स। इसके ऊपर इस सेशन में फोकस करेंगे। इस सेशन के बाद एक बहुत बढ़िया क्लैरिटी मिलने वाला है कि टीओसी को क्यों करना है। एंड आई बिलीव इन टू when you get certain entity ka y, if the y is clear, you are going to appreciate that particular aspect. तो इसीलिए हम लोग चलने वाले हैं YTOC के ऊपर। So in this case we need to see like कंप्यूटर सिस्टम के साथ हम लोग शुरू करेंगे एंड देन थोड़ा सा फोकस नैरो करते 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 we will be reaching to theory of computations के all units. So this will be a very nice journey where we'll begin with a block diagram of the computer and फिर जो unwanted entities है उसको हटाते 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 हम लोग TOC के यूनिट्स तक पहुंचने वाले हैं, राइट? तो शुरू करते हैं अपना डिस्कशन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाई TOC. सो अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो उसमें एज यूजुअल देयर इज अ यूनिटाइजेशन मेथोडोलॉजी एंड देयर आर 6 यूनिट्स, जिसमें से पहला यूनिट है फाइनाइट स्टेट मशीन्स और फाइनाइट ऑटोमाटा। सेकंड यूनिट यहां पे है दैट इज रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड रेगुलर लैंग्वेज। थर्ड यूनिट जो है वो है यहां पे कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। फोर्थ जो यूनिट है दैट इज पुश डाउन मशीन और पुश डाउन ऑटोमाटा और पोस्ट मशीन, राइट? फिफ्थ जो यूनिट है एंड दिस फिफ्थ यूनिट इज ट्यूरिंग मशीन एंड सिक्स यूनिट इज कॉम्प्लेक्सिटी थियरी। कॉम्प्लेक्सिटी थियरी, राइट? ओके, तो यही यूनिट्स टीओसी में किस वजह से आ रहे हैं, इसका आंसर आपको इस सेशन के एंड में क्रिस्टल क्लियर होने वाला है एंड यू विल रियली एंजॉय कि अरे हाँ ये यूनिट्स मेरे लाइफ में क्यों आए हैं, राइट? एंड अगर आप इनको ध्यान से देखते हैं सो इट्स ऑल अबाउट फाइनाइट स्टेट मशीन, राइट? पोस्ट मशीन, ट्यूरिंग मशीन, पुश डाउन ऑटोमाटा मशीन्स। ये क्या मशीन्स है? सम पीपल मे थिंक लाइक आर वी इनटू द सर्किट ब्रांचेस और नॉन सर्किट ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल, जहां पे हमको मशीन्स को स्टडी करना है, राइट? बट देयर इज अ वेरी नाइस रिलेवेंस अबाउट computing and all these machines, and probably at the end we can say like because of these machines only we are enjoying the beautiful era of computing nowadays. तो हम लोग एक बहुत बेसिक हेलीकॉप्टर व्यू से शुरू करने वाले हैं, सबसे ऊपर वाला व्यू, एंड फिर नैरो डाउन करेंगे अपना फोकस एंड आई विल टेक यू डाउन टू द this 6 units, right? Okay, so सबसे broad view of computer system is what? Obviously it's block diagram, right? So block diagram of computer systems में आपने study किया होगा, these are input devices, then programmer has to store his programs in memory, so we have this memory device, then processor has to take it from memory, take the program from memory, understand the meaning and execute it. For that purpose it is in need of arithmetic and logical unit, right? Okay, and इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए एक यूनिट दैट इज कंट्रोल यूनिट। आउटपुट यूजर को दिखाने के लिए वी आर इन नीड ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, and probably this is your first introduction to the computer system where input device, प्रोसेसिंग यूनिट एंड व्हाट आउटपुट, राइट? ओके, एंड इसको आपने कहा होगा और देखा होगा अंडर द नेम ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये जो एंटिटीज आपने स्टडी किए, यू हैव स्टडीड दिस अंडर द स्पेसिफिक डोमेन ऑफ हार्डवेयर।
right? And if user wants to interact with this hardware, suppose this is a user, he wants to interact with this hardware, then he is in need of a special type of software in between, and that special type of software is operating system. तो यहाँ पे और एक टर्मिनोलॉजी कंप्यूटर सिस्टम के साथ हम लोग लेके आ रहे हैं, दैट इज व्हाट सॉफ्टवेयर, एंड देयर इज वन मोर टर्म दैट इज नोन एज फर्मवेयर. Right, all the intended audience of this course knows what is software, what is hardware and software is, and what is firmware. Firmware, when software is permanently embedded inside the hardware, then you can call it as firmware, right? तो अभी इनमें से टीओसी के लिए हमको किसके ऊपर फोकस करना है, क्या बाजू को हटा के उसके अंदर हमको जूमिंग करना है. So I don't want to discuss something around hardware as well as I don't want to discuss something around firmware. तो अपना पूरा का पूरा फोकस होगा सॉफ्टवेयर, राइट? ये जब सुनते हैं कॉम्बाइन आईटी इंजीनियर्स, दे फील लाइक ओके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का रिलेटेड कुछ है क्या, सो दे फील इंटरेस्ट इनटू व्हाट थियरी ऑफ कंप्यूटेशन. बट बिलीव मी, एट द एंड ऑफ द सेशन ये बहुत क्रिस्टल क्लियर होने वाला है क्यों टीओसी करना है एंड इसका इतना जेन्युइन रिलेवेंस क्या है, राइट? ओके, सो सॉफ्टवेयर में आगे चलते हैं. सो सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या क्या है? सो व्हेन वी गो विद द सॉफ्टवेयर्स, it is basically divided into two major domains, and the first domain is application software and the second domain is system software, right? So ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स है जो एज ए यूजर हम लोग एप्लीकेशन के रूप में यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल MS वर्ड, मुझे डॉक्यूमेंटेशन के लिए उसका जरूरत है. पावर पॉइंट, मुझे पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाने के लिए उसका जरूरत है. नोटपैड, मुझे कुछ अगर उसमें लिखना है तो मुझे उसका जरूरत है, राइट? कैलकुलेटर, मुझे कैलकुलेशंस करने हैं तो दैट कम्स अंडर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डोमेन, राइट? हम लोग इसको भी टच नहीं करने वाले. सो ये भी सॉफ्टवेयर का एक डोमेन हम लोगों ने यहां से निकाल दिया, राइट? नेक्स्ट टू दैट अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं. सो ऐसे सॉफ्टवेयर जो इस कंप्यूटर सिस्टम को यूज करने के लिए आपकी सहायता करते हैं, the software which are helpful for using the computer systems is known as system softwares. So सबसे बढ़िया कैटेगरी उसमें है and that category is operating system. अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स यू नो, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हम लोग इस कंप्यूटर सिस्टम को यूज नहीं कर पाएंगे. वन मेजर डोमेन इज यूनिक्स based, another domain is DOS based and Window based, next domain is Mac OS based, like that, right? Okay, so operating system, and इसके लिए आपको एक सेपरेट सब्जेक्ट भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिस्टम प्रोग्रामिंग, राइट? ओके, सो ये डोमेन भी हम लोग नहीं टच करने वाले. देन व्हाट एल्स इज पेंडिंग? तो ऐसे कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स है जो कि एज अ प्रोग्रामर मुझे हेल्प करेंगे. I'll repeat, ऐसे कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स है जो एज अ प्रोग्रामर मुझे इस सिस्टम को यूज करने में हेल्प करेंगे. फॉर एग्जांपल, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ सी प्रोग्रामिंग. तो आप जब सी प्रोग्रामिंग करते हो या पाइथन प्रोग्रामिंग करते हो या जावा प्रोग्रामिंग करते हो, उस प्रोग्रामिंग में आपको किन किन सॉफ्टवेयर्स का जरूरत है? सो प्रोग्राम को लिखने के लिए आपको चाहिए एडिटर, राइट? सो यू आर इन नीड ऑफ एडिटर. आप जिस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहे हो, कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड इट. व्हाई आई कैन से सो? बिकॉज कंप्यूटर वर्क्स ऑन zeros and ones only. And if we are writing the programming C program, मेरा प्रोग्राम कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट होना चाहिए, एंड फॉर दैट पर्पस वी आर इन नीड ऑफ कंपाइलर्स, समटाइम्स इंटरप्रिटर्स, एंड आपने असेंबली लैंग्वेज को भी एंजॉय किया होगा लास्ट सेशन में, तो उसके लिए यू आर इन नीड ऑफ असेंबलर्स, right? So these are some of the system software which goes on converting our program into what? Machine readable, machine understandable form, right? Okay, इसके अलावा आपको क्या क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर का जरूरत है? अगर कुछ लॉजिकल एरर है तो यू नीड डीबगर्स, डीबग करने के लिए यू नीड डीबगर्स, right? Okay, so such kind of systems or such kind of software is helping us to go for using the system for implementation of programming strategies.
राइट। तो अभी हम लोगों को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर भी नहीं जाना है, ओएस भी नहीं देखना है, इसके लिए सेपरेट सब्जेक्ट आपके लिए है। तो इसमें अभी हम लोग नैरो डाउन करेंगे अपना विजन टूवर्ड्स कंपाइलर्स, राइट। बिकॉज आई अज्यूम दैट बेसिक सी प्रोग्रामिंग का नॉलेज अभी सबको है, तो उसको यूज करके हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, right? Okay, so let us move into the next domain. अभी narrow down करते हैं vision towards compilers, right? So what is the need of compiler, right? यहाँ पे थोड़ा सा डिटेलिंग में चलते हैं सी प्रोग्रामिंग के। तो सी प्रोग्रामिंग का जब आप लोग लाइफ साइकिल को स्टडी करते हो तो यू माइट हैव स्टडीड समथिंग लाइक दिस। ऑब्जर्व दिस, आपका प्रोग्राम आपने लिखा a.c, right? Machine cannot understand this, so you go with compilation process. So compiler is going to convert your code into one more file, and that file is generally a.obj object file. I'm talking about DOS base and Windows system, right? जब आप लिनक्स पे इसको कंपाइल करते हो तो ये अलग ही फाइल आपके लिए जनरेट करता है, राइट? पर कंपाइलर का जॉब इज कन्वर्टिंग सी फाइल इनटू जीरोस एंड वंस, राइट? फिर इस प्रोसेस में और एक फाइल और एक प्रोसेस आप करते हो, एंड दैट इज you use linker, and this linker is going to link all different modules to get one executable modules, and इस केस में फिर आप करते हो a.exe, and then when you are running the code, ये आपका जो कोड है ये सारे के सारे तो रहेंगे आपके हार्ड डिस्क ड्राइव पे, राइट? एंड जब आप रन करते हो तो a.c नहीं रन हो रहा है, obj नहीं रन हो रहा है, आपका exe फाइल रन हो रहा है। तो दिस फाइल इज टेकन, so this file is taken from hard disk drive and gets loaded into the memory known as RAM of the system, random access memory, right? So जिसमें ये प्रोग्राम लोड होने के बाद इस साइड में आपके लिए काम करता है माइक्रो प्रोसेसर, and this microprocessor is going to interact with your code with the help of operations known as fetch, decode and execute. Pure one Neumann architecture. You might have studied this under computer organization and microprocessor architecture, right? Okay, so programmer has to store his program in memory, processor has to perform fetch, decode and execute, right? तो ये हुआ सिंपल लाइफ साइकिल ऑफ आवर प्रोग्राम। एंड यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, उनको हम लोग कहते हैं लोडर्स, राइट? तो सी प्रोग्राम, एक सिंपल सी प्रोग्राम रन करने के लिए मुझे किन किन सॉफ्टवेयर का जरूरत है? तो आई एम इन नीड ऑफ कंपाइलर, इन नीड ऑफ लिंकर, इन नीड ऑफ लोडर्स, and then only my program comes in RAM, that is main memory, and then microprocessor goes on executing it with the help of fetch, decode and execute. ये सब तो आपको पता है, पर अभी इतना सारा स्टडी करना है क्या? नहीं, अभी मैं मेरा विजन और नैरो डाउन करने वाला हूं, एंड आई विल बी फोकसिंग ऑन टू द प्रोसेस ऑफ दिस ओनली। मतलब मेरा a.c फाइल a.obj में कन्वर्ट हो रहा है थ्रू द कंपाइलर्स, राइट? ओके, सो अभी हमने निकाल दिए, मुझे ये नहीं चाहिए, लोडर्स नहीं डिस्कस करना है, मुझे चाहिए a.c का कन्वर्जन इनटू a.obj जहां पे कंपाइलर है, राइट? ओके, सो नाउ एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। सो यहां पे कैन आई ट्रीट कंपाइलर एज अ मशीन? तो यहां पे एक अलग ही वर्ड मैं यूज कर रहा हूं कंपाइलर के लिए। आई एम जस्ट ट्रीटिंग कंपाइलर एज अ मशीन। बेसिक डेफिनेशन ऑफ मशीन इज व्हाट? द वन विच टेक्स इनपुट, प्रोसेस ऑनटू इट, प्रोड्यूसेस आउटपुट इज नोन एज मशीन। तो कंपाइलर को हम लोग मशीन कह सकते हैं क्या? जरा सोचो। यस, कह सकते हैं। क्यों? इट टेक्स इनपुट ऑफ वन प्रोग्राम फॉर्म दैट इज डॉट सी, कंपाइल करके उसको बना रहा है डॉट ओबीजे, राइट? ओके, सो वी कैन ऑलवेज कॉल कंपाइलर एज अ मशीन। तो यहां पे जब हम लोग ऐसे करेंगे, a.c को इनपुट दे देंगे कंपाइलर को,
एंड ये जनरेट करेगा अपने लिए a डॉट obj, right? Okay, so I can say like this is the input, this is a process activity, and this is a output, and the entity which takes input, process onto it and produces meaningful output, we call it as machines. So यहाँ पे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि कंपाइलर इज वर्किंग एज अ मशीन, राइट? ओके, तो अभी a.c ये एक लैंग्वेज है, एंड लैंग्वेज को जब भी कंपाइलर देखेगा तो इट शुड गो विथ सर्टेन फेजेस टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर a.c इनटू a.obj। इसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं कि ये कन्वर्जेंस कैसे करते हैं, अंदरूनी प्रोसेसेस क्या होंगे। आप एक पैरेलल सब्जेक्ट भी स्टडी कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिस्टम प्रोग्रामिंग, उसमें भी आप इन प्रोसेसेस को देखने वाले हो, बट एट अप टू सर्टेन डिफरेंट लेवल्स, राइट? ओके, आप उसका वर्किंग को देखने वाले हैं। यहाँ पे उन वर्किंग के पीछे कौन सा थ्योरी है ये हमको देखना है। So in all, you could be able to correlate your two subjects in this discussion also, right? Okay. तो अभी इस चीज को मैं थोड़ा सा ऐसे 90 डिग्री रोटेट करने वाला हूं, एंड आई विल बी एबल टू सी समथिंग एज मेरा a.c यहां पे है, एंड सबसे एंड में प्रोड्यूस हो रहा है a.obj, राइट? सो इस बीच में कंपाइलर कौन कौन से फेजेस के साथ काम कर रहा है। कंपाइलर को एक फॉर्म ऑफ लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है दूसरे फॉर्म ऑफ लैंग्वेज में, एंड ऑब्वियसली लैंग्वेज को अगर कन्वर्ट करना है तो लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग भी बहुत बढ़िया होना चाहिए, राइट? ओके, सो इन दिस केस लेट अस ट्राई टू सी लाइक व्हाट कंपाइलर डज इन दैट केस। सो सबसे पहला फेज जो कंपाइलर करता है, एंड दैट काइंड ऑफ एंटिटी इज नोन एज लेक्सिकल एनालिसिस। सबसे पहला फेज करेगा लेक्सिकल एनालिसिस। अभी तो आप तुरंत आ गए एक बहुत ही टेक्निकल वर्ड पे, व्हाट इज लेक्सिकल एनालिसिस। इसको भी और क्लियर करता हूं विथ सम डिस्कशन। डाइवर्जन थोड़ा है पर हेल्पफुल है इस चीजों के लिए, राइट? ओके, लेट अस टॉक अबाउट द लैंग्वेज। आप लोगों ने फॉर्मल लैंग्वेजेस तो स्टडी किए होंगे कम्युनिकेशन के लिए, तो आपका लैंग्वेज लर्निंग का जर्नी स्टार्ट कहां से हुआ? आप कहोगे सर हम लोगों ने अल्फाबेट से अपना जर्नी चालू किया, अल्फाबेट्स, राइट? बट डू यू एग्री दैट ये आपके लिए तब तक अल्फाबेट नहीं था जब तक आपके टीचर ने या पेरेंट्स ने आपको बताया नहीं कि डियर दिस इज ए, राइट? लेट मी टेल यू समथिंग मोर अबाउट दिस। फॉर एग्जाम्पल, जब तक ये पता नहीं कि ये अल्फाबेट है तब तक हम लोग जानते भी नहीं इसको अल्फाबेट है, राइट? ओके, लेट मी राइट वन कैरेक्टर इन फ्रंट ऑफ यू। ये क्या कैरेक्टर है? द पीपल हु डोंट नो जापानीज लैंग्वेज, हाँ उनके लिए अभी मैं बता रहा हूं कि ये जापानीज का आ है, तो फिर आपको पता चलेगा अरे ये जापानीज में यूज होने वाला एक कैरेक्टर है, राइट? सो व्हाट आई मीन टू से दैट अल्फाबेट्स भी बनने से पहले ये जो डिफरेंट एंटिटीज है वो अपने लिए एक सिंबल रहते हैं। एंड देन इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 26 अल्फाबेट्स, अपर केस के अलग, 26 लोअर केस के अलग सिंबॉलिक नोटेशंस सिलेक्ट किए गए, एंड फिर उससे बने अल्फाबेट। एंड फिर आप इन अल्फाबेट को ग्रुप करने लगे तो आपके लिए बने वर्ड्स, वर्ड से बने आपके लिए सेंटेंस, सेंटेंस से बने आपके लिए पैराग्राफ, and then some meaningful context came, right? Okay, now in this case when I go with this, now अभी जब भी हम लोग इन लैंग्वेज का बारे में बात करते हैं, so what is the smallest unit of communication in the language? smallest unit communication का क्या है? तो smallest unit communication का आप देखोगे तो अल्फाबेट इज नॉट द कम्युनिकेटिंग यूनिट। हम लोग कम्युनिकेट किसके थ्रू कर रहे हैं? मैं जो अभी आपसे बात कर रहा हूं दैट इज हैपनिंग नॉट थ्रू द अल्फाबेट बट थ्रू द वर्ड्स, राइट? हम लोग, आई एम नॉट सेइंग IAMTALKING, बाय द वे मैंने कहा आई एम टॉकिंग, राइट? ओके, सो whatever we are communicating that is happening through words, that is happening through words. so इस सेंटेंस को जानने के लिए आपका दिमाग, आपके ब्रेन के अंदर का कंपाइलर इसको डिवाइड कर रहा है इन दिस वर्ड्स। यू आर नॉट डिवाइडिंग इट, नॉट फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल अल्फाबेट्स,
तो फिर आई एम टॉकिंग, राइट, आपके दिमाग में इसको डिवाइड कर दिया किसमें, वर्ड्स में, एंड फिर उसका कनेक्शन करके आप समझ पाए कि वो क्या चीज है, राइट. सो स्मॉलेस्ट टोकन ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, smallest token of any communicating language we call it as word. and उसी चीज को जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग लेके जाते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग लेक्सिकल टोकन, लेक्सिकल टोकन्स, राइट. फॉर एग्जांपल printf, एंड यहां पे प्रिंट कर रहे हैं लेटेस्ट से सक्सेस, तो कंपाइलर इज गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू printf अलग, ओपनिंग ब्रैकेट अलग, डबल कोट्स अलग, सक्सेस अलग, राइट. ओके, एंड इन जिन पार्ट्स में उसने डिवाइड किया हर एक चीज को हम लोग कह रहे हैं व्हाट, लेक्सिकल टोकन. एंड ये करने का प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लेक्सिकल एनालिसिस और लेक्सिकल टोकनाइजेशन, राइट. अभी पता चला होगा लेक्सिकल टोकन्स एंड लेक्सिकल एनालिसिस क्या चीज है, राइट. इसी के ऊपर थोड़ा बात करते हैं फिर आगे चलेंगे, राइट. द मोमेंट योर ब्रेन डिवाइड्स इट इनटू दिस पीसेस, एंड फिर ब्रेन, आपका ब्रेन करता है कि इसका मीनिंग को जज करने का कोशिश करता है अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज, राइट. तो मैं कह रहा हूं आई एम टॉकिंग, इज इट द परफेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज? तो आप कहोगे इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के ग्रामर के हिसाब से, तो आई के बाद एम आएगा, दैट इज फाइन. आईएनजी का फॉर्म आ रहा है, दैट इज फाइन. ही द पर्सन इज इन प्रेजेंट स्टेट टॉकिंग समथिंग, सो ही सेइंग आई एम टॉकिंग. इतना सब कुछ जोड़ के आप कह रहे हो कि हाँ सर ये परफेक्ट स्टेटमेंट है, राइट. ओके, अगर मैंने ये स्टेटमेंट की जगह पे ऐसा किया होगा, आई आर टॉकिंग, देखो आई आर टॉकिंग doesn't sound good for listening also, नहीं क्या? I are talking, I are doing this, I are going here. नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा. क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में आपने देखा है कि I के साथ कौन सा वर्ड नहीं आ सकता, आर नहीं आ सकता, राइट. तो आपने फिर यहां पे क्या अप्लाई किया, एंड यू अप्लाई व्हाट, ग्रामर. एंड अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अगर स्टेटमेंट में है तो ये स्टेटमेंट लैंग्वेज के सिंटैक्स वाइज प्रॉब्लमेटिक है, तो आप इसको फिर कहोगे दिस इज नॉट अ राइट स्टेटमेंट. तो यहां पे ये स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट है, इसके लिए दो प्रोसेसेस यूज हुए. एक पहला टोकनाइजेशन हुआ, एंड फिर उसके ऊपर क्या अप्लाई कर दिया, ग्रामर. एंड एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर onto the certain statement, onto the lexical token to check whether they are very correct according to language, वो लैंग्वेज के हिसाब से परफेक्ट है. इस प्रोसेस को, इस एनालिसिस फेज को कहते हैं हम लोग सिंटैक्स एनालिसिस, राइट. सो अपना जो कंपाइलर है लेक्सिकल एनालिसिस के बाद ये करेगा सिंटैक्स एनालिसिस. एंड ये जो सिंटैक्स एनालिसिस है, इसमें अगर कुछ प्रॉब्लमेटिक डोमेन हुआ, कुछ प्रॉब्लम मिला, तो यू विल कम अक्रॉस एरर्स. प्रोग्रामिंग के अर्ली डेज में बहुत परेशान किया होगा इन एरर्स ने, राइट. सो सी प्रोग्रामर, द बिगिनर नोवाइस यूजर ऑफ सी प्रोग्रामिंग, दैट फेलो always forgets to put semicolon at the end, and immediately compiler fires the message, right, statement missing. कौन फायर कर रहा है, कौन सा एनालिसिस फेज इन कंपाइलर, सिंटैक्स एनालिसिस, राइट. ओके, सो वहां पे एरर्स मिलते हैं. अभी अपना प्रोग्राम समझो कि एरर फ्री है, राइट. एरर फ्री होने के बाद आई कम हियर अगेन, और एक फेज उसमें काम करता है कि जो स्टेटमेंट मैंने कहा है वो मीनिंगफुल है या नहीं. सो फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग, अभी वर्ड कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं आई एम टॉकिंग, यू विल से सिंटैक्सिकली करेक्ट एज वेल एज मीनिंगफुल भी है. पर इसकी जगह पे अगर मैंने एक स्टेटमेंट कर दिया कि आई एम फ्लाइंग, एंड यहां पे कर दिया कंप्लीट स्टेटमेंट, राइट. मैं पूछ रहा हूं ये स्टेटमेंट सिंटैक्टिकली करेक्ट है क्या? आपने कर दिया लेक्सिकल एनालिसिस इसके ऊपर, आई के साथ एम आईएनजी का फॉर्म, बाद में फुल स्टॉप, योर ब्रेन विल से सिंटैक्टिकली करेक्ट. देन आई विल से इज इट मीनिंगफुल, तो आपका ब्रेन सोच रहा है
कि ये मीनिंगफुल स्टेटमेंट है क्या, राइट। सर तो बड़बड़ कर रहे हैं, सो आई एम टॉकिंग वाज क्वाइट सिंटैक्टिकली परफेक्ट एज वेल एज मीनिंगफुल भी स्टेटमेंट है, पर सर अभी कह रहे हैं आई एम फ्लाइंग, विच इज नॉट मीनिंगफुल एट ऑल, पर ये सिंटैक्टिकली परफेक्ट है। सो कोई स्टेटमेंट जब सिंटैक्टिकली परफेक्ट है पर मीनिंगफुल नहीं है, तो उसमें हम लोग कहते हैं उसमें सिमेंटिक इश्यूज है, राइट। एंड उस केस में आप देखोगे कि अगर एरर फ्री कोड है तो फिर कंपाइलर उस कोड को समझने की कोशिश करता है, आर दिस स्टेटमेंट एंड लेक्सिकल टोकन्स आर मीनिंगफुली मेंशन, एंड इसके लिए फिर वो और एक फेस करता है, उसको हम लोग कहते हैं सिमेंटिक एनालिसिस, राइट। एंड सिमेंटिक एनालिसिस में जब प्रॉब्लम होगा तो यहां पे कंपाइलर जनरेट करेगा वार्निंग्स। तो अभी आप रिलेट कर रहे होंगे कि कैसे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, डिफाइन कर दिया, पर उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो यूज नहीं कर रहे हैं मतलब क्या, फिर कंपाइलर के मन में आना है कि प्रोग्रामर ने उसको डिक्लेयर डिफाइन क्यों किया। So it shows you the warning that the variable so and so may not have been or may not have been used, right? Okay, so उसको यूज करना नहीं था तो डिक्लेयर डिफाइन क्यों किया। और भी बहुत सारे वार्निंग आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने गो टू स्टेटमेंट यूज कर दिया, तो गो टू L1, L1 में जा रहे हैं, बीच का कोड इज नॉट गोइंग टू गेट एग्जीक्यूटेड, तो वार्निंग कम्स एज अनरीचेबल कोड, राइट। सो n नंबर ऑफ वार्निंग्स यू मे कम अक्रॉस, वो वार्निंग सिंटैक्टिकल इश्यूज नहीं है। सो इसीलिए समटाइम्स वार्निंग होते हुए भी हम लोग प्रोग्राम रन कर सकते हैं। फॉर वार्निंग मतलब कंपाइलर गिव्स यू एन आइडिया दैट समथिंग मीनिंगलेस इज देयर इन द प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल, अगर पॉइंटर का प्रोग्रामिंग आपने किया होगा तो सस्पिशियस पॉइंटर कन्वर्जन का वार्निंग आता है, राइट। अगर कैरेक्टर पॉइंटर में आपने इंटीजर का एड्रेस डाल दिया, सस्पिशियस पॉइंटर कन्वर्जन, उस केस में कंपाइलर आपको कह रहा है कि भैया उधर कुछ गड़बड़ है, मुझे कुछ सस्पिशियस दिख रहा है, राइट। तो उस केस में उस कैरेक्टर पॉइंटर से आप इंटीजर का वैल्यू को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप प्रोग्राम रन तो कर लोगे पर वो अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर्स आपको देगा, राइट। ओके, सो ये फेज है बहुत ब्यूटीफुल फेज, सिमेंटिक एनालिसिस। हम लोग जब लैंग्वेज सीखते हैं, करते हैं, हम लोग जो कम्युनिकेट कर रहे हैं हम भी यही कर रहे हैं, राइट। मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं, अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपके दिमाग के अंदर हो रहा है लेक्सिकल टोकन, आप मेरे हर वर्ड को डिफरेंशिएट कर रहे हो, आप सिंटैक्टिकली उनको एनालाइज कर रहे हो, एंड देन उसके मीनिंग्स को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हो, सिमेंटिक एनालिसिस, राइट। So most of the time in real communication languages, we don't much focus on syntax, but we are extremely focusing on what? Meaningfulness, that is what? Semantics. आपने ऐसा कभी किया नहीं होगा कि आप कोई सेशन अटेंड कर रहे हो, स्टाफ मेंबर इज लाइक सिंटैक्टिकली नॉट यूजिंग द लैंग्वेज परफेक्टली एंड यू आर सेइंग दैट सर सिंटैक्स गलत हो रहा है। आपका तो फोकस कंप्लीटली है कि जो भी चल रहा है उसका मीनिंग को ग्रैब करना है, right? So in real world languages we are more focusing on understanding of semantics, and थोड़ा सा हम लोग वे ऑफ कर सकते हैं किसके लिए? सिंटैक्स के लिए, that is fine. But computer programming languages and computer being 100% perfect machines, precise machines, ये पहले सिंटैक्स के ऊपर फोकस करेगा। जब तक सिंटैक्स क्लियर नहीं, नेक्स्ट फेज दैट इज सिमेंटिक्स में नहीं जाएगा। मैंने 1000 लाइन का कोड लिख दिया सी का, एंड 999 लाइन पे मेरा सेमीकोलन मिसिंग है, स्टिल कंपाइलर गिव्स मी द एरर एज स्टेटमेंट मिसिंग। उस केस में मैं ये नहीं कह सकता कि 999 लाइन में प्रॉब्लम नहीं है, एक को एडजस्ट कर लो। नो 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 एडजस्टमेंट एट ऑल, बिकॉज जब तक कोड एरर फ्री नहीं, तब तक किसको नहीं दिया जाएगा? सिमेंटिक एनालिसिस के लिए नहीं दिया जाएगा, राइट। ओके, एंड फिर इस सिमेंटिक एनालिसिस के बाद ये जनरेट करता है ऑब्जेक्ट कोड्स, राइट। ओके, सो जनरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कोड, और इसको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। एंड कुछ कंपाइलर जो है
वो थोड़ा सा इंटरमीडिएट कोड के ऊपर ऑप्टिमाइजेशंस भी करते हैं। मतलब ऑप्टिमाइजेशन हैपेंस इन टू डिफरेंट वे। टीओसी के लास्ट यूनिट में, दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी में, बहुत बढ़िया इसको डिस्कस करने वाले हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यू माइट हैव कम अक्रॉस स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज विथ रिस्पेक्ट टू डेटा स्ट्रक्चर्स आल्सो, राइट। तो कंपाइलर भी इन कोड को कम से कम समय में या कुछ वेरिएबल्स के लिए ऑप्टिमाइजेशन, कुछ फंक्शंस के लिए ऑप्टिमाइजेशन करके आपको फाइनल कोड करके देता है। सो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के बाद आता है ऑप्टिमाइजेशन फेज, एंड ऑप्टिमाइजेशन के बाद आता है आपका फाइनल कोड जनरेशन। सो आपका A.C इतने सारे फेजेस से जाएगा A.OBJ की तरफ, राइट। फिर भी अपना क्वेश्चन इज स्टिल अनआंसर्ड, व्हाई TOC, राइट, ओके। तो अभी इसमें मैं फोकस करने जा रहा हूं वापस। लेट अस थिंक अबाउट लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस एंड व्हाट, सिमेंटिक एनालिसिस ओनली, राइट। आप जब, आपको मैंने ये स्टेटमेंट दिखाया, आई एम टॉकिंग, एंड जब मैं आपको ये पूछ रहा हूं, when I am asking you whether this syntax is perfect or not, whether this statement is perfect or not, तो आपके आंखों के थ्रू, मतलब सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू आपने इसको रीड किया। इन योर ब्रेन यू आर पार्सिंग इट, यू आर डिवाइडिंग इट इनटू डिफरेंट लेक्सिकल टोकन्स। आप सिंटैक्स के रूल अप्लाई कर रहे हो, एंड आप कर रहे हो आई के साथ आई एम, ठीक है, टॉकिंग, आईएनजी फॉर्म, उसके बाद फुल स्टॉप, परफेक्ट स्टेटमेंट है भैया। पर द थिंग इज, हाउ कंप्यूटर विल डू दैट? कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि प्रिंट एफ के बाद आया हुआ दिस एंटिटी इज सिंटैक्टिकली परफेक्ट, एंड कैसे वो जनरेट करता है आपके लिए एरर्स एज वेल एज वार्निंग्स? तो उसके अंदर भी कुछ प्रोसेसिंग होना चाहिए, एंड देयर कम्स द डिफरेंट मैथमेटिकल मॉडल्स। फॉर एग्जाम्पल, कैसे पता चलेगा किसी प्रोग्रामिंग का हर स्टेटमेंट एंड हो रहा है सेमीकोलन से? तो वहां पे आपको वो सिंटैक्स जानने के लिए आपको जरूरत है फाइनाइट स्टेट मशीन्स का, एंड इस मशीन से जुड़े हुए जो भी लैंग्वेजेस है, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है, राइट, डेफिनेटली इन एंटिटीज को एनालाइज करने के लिए मशीन के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर, कंपाइलर के अंदर कुछ मैथमेटिकल मॉडल रन होने चाहिए, तब जाके वो आपका प्रोग्राम देखेंगे एंड कहेंगे सिंटैक्टिकली द कोड इज परफेक्ट और देयर इज सम एरर्स, देयर आर सम वार्निंग्स। तो ये जो मैथमेटिकल मॉडल्स है, वी जनरली कॉल देम एज थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस में यूज होने वाले मशीन्स, राइट। एंड सबसे सिंपलेस्ट प्रॉब्लम तो मैंने बता दिया, सब स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन है क्या, कौन ढूंढेगा? तो फाइनाइट स्टेट मशीन उधर काम करने वाला है, एंड उसी के साथ रेगुलर लैंग्वेज एंड रेगुलर एक्सप्रेशन आपको हेल्प करते हैं लेक्सिकल एनालिसिस फेज के लिए, राइट। फिर आपने ये देखा होगा कि एवरीथिंग विच स्टार्ट्स विथ स्लैश स्टार एंड एंड्स विथ स्टार स्लैश, दिस हैज टू बी कंसिडर्ड एज अ कमेंट। कैसे पता चलेगा कंपाइलर को? ये तो हम लोग कहे कि ये इसके बीच में जो कुछ है कमेंट करके कंसिडर करो। As we do have sensory organs, we can understand this, but how the computer is going to work on this, उसके लिए कंप्यूटर में एक कंपाइलर के अंदर एक फाइनाइट ऑटोमाटा का मैथमेटिकल मॉडल है जो चेक करता है इफ इट इज स्टार्टिंग विद स्लैश स्टार एंड विद स्टार स्लैश, लेट अस कंसिडर इट एज अ कमेंट। इफ समथिंग स्टार्ट्स विद डिजिट 5 नंबर, डू नॉट कंसिडर दिस एज एन आइडेंटिफायर, राइट। ये अगर आप ऐसे लिखते हो इंटीजर 5 नंबर, तो कंपाइलर तुरंत एरर देता है, इनवैलिड आइडेंटिफायर। क्यों? आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। हम तो देख सकते हैं कि डिजिट से शुरू हो रहा है भैया, ये गलत है। कंपाइलर कैसे देखेगा? उसके अंदर एक मैथमेटिकल मॉडल है दैट इज रन बाय फाइनाइट स्टेट मशीन्स, राइट। पर इस कंपाइलर को सिंटैक्स एंड सेमांटिक एनालिसिस के लिए कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो कि बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इस फाइनाइट स्टेट मशीन्स है।
तो वो स्कोप क्या है, उसका रिलेवेंस क्या है, ये सब हम लोग समझेंगे जब हम लोग उसमें जाएंगे, राइट। तो अभी के लिए ट्रस्ट मी that there are certain problems which cannot be resolved with finite state machine and regular expressions. So उस केस में for example the problem is, अभी आप बताओ a plus b ये परफेक्ट है क्या, तो आप कहोगे नहीं, इधर एक पैरेंथेसिस बाकी है। आप तो देख सकते हो सेंसरी ऑर्गन्स, तो आप कहें सर इधर एक पैरेंथेसिस बाकी है, इसलिए ये एक्सप्रेशन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। हाउ द कंपाइलर इज गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस एंड थ्रो एंड फायर्स एरर फॉर यू। तो उसके अंदर फिर काम करता है नॉट अ फाइनाइट ऑटोमाटा बट पुश डाउन ऑटोमाटा, उसके अंदर काम करता है, राइट। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो कि बियॉन्ड द स्कोप ऑफ फाइनाइट स्टेट मशीन है, पुश डाउन मशीन है, जो कि सॉल्व किए जाएंगे नेक्स्ट डोमेन दैट इज पुश मशीन से, पोस्ट मशीन से। एंड कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि जो बियॉन्ड द लिमिटेशंस ऑफ पोस्ट मशीन्स भी है, पुश डाउन ऑटोमाटा भी है, फाइनाइट ऑटोमाटा भी है, उनके लिए फिफ्थ यूनिट के रूप में आपके सामने आता है ट्यूरिंग मशीन्स, राइट। तो आपके लिए ये जो कंपाइलर कर रहा है, कंपाइलर के अंदर डेनिस रिची ने एक्चुअली इन मशीन्स को कोड किया हुआ है। and theory of computation is all about studying this particular machines, right? and एक बहुत बढ़िया कन्विक्शन के साथ फिर हम लोग जीने लगते हैं। जैसे ही इसके टीओसी पढ़ने के बाद जब आप प्रोग्रामिंग के लिए बैठे हो, कुछ एरर सामने आया, तो यू विल रियलाइज अरे ये फाइनाइट ऑटोमाटा का एरर है, यू विल रियलाइज ये पुश डाउन ऑटोमाटा ने दिया हुआ एरर है, ये ट्यूरिंग मशीन ने दिया हुआ एरर है। सो बहुत बढ़िया कन्विक्शन आपको पता चलेगा। एंड इसीलिए इस सब्जेक्ट को उतना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर आपको सिस्टम प्रोग्रामिंग में काम करना है तो यू मस्ट नो हाउ टू मैथमेटिकली रिप्रेजेंट सर्टेन प्रॉब्लम्स, उनका सॉल्यूशन कैसे दे एंड उनको कोड करके कैसे कंपाइलर के डिफरेंट फेजेस को बनाए, राइट। सो इन ऑल दिस इज अ वेरी कोर पार्ट ऑफ कंप्यूटेशन, इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में इसी सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं अंडर द सब्जेक्ट नेम एज ऑटोमाटा थ्योरी, ऑटोमाटा थ्योरी। ये तो हम लोग थर्ड सेशन में पता करने वाले हैं कि ऑटोमाटा क्या चीज है एंड ऑटोमाटा थ्योरी क्या है। एंड जब मैं इसका रिलेवेंस आपको दिखाऊंगा विथ रिस्पेक्ट टू रियल लाइफ कॉन्सेप्ट्स, यू विल बी अमेज्ड टू सी लाइक हाउ ब्यूटीफुल द सब्जेक्ट इज। सो जब आई ऑलवेज बिलीव कि जब हमको पता है कि कितना बढ़िया सब्जेक्ट है, किस डोमेन में हम लोग इसको यूज कर रहे हैं एंड व्हाई दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट एंड कमिंग इनटू आवर करिकुलम, तब आपको उस पे ऊपर बहुत ध्यान देके आप उसका स्टडी कर सकते हो एंड यू विल रियलाइज हाउ नाइस द यूनिट्स आर। एंड जब इसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा तो मार्क्स आपके चलने ही वाले हैं आपके पीछे, राइट। सिर्फ एग्जाम में इसको पास करने के लिए हमको स्टडी नहीं करना है, राइट। इफ यू आर वॉचिंग दिस कोर्स जस्ट टू गेट अ पासिंग मार्क्स, देन यू आर इन द रॉन्ग पाथ। क्योंकि एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशंस ने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के लिए 2 बार यूनिवर्सिटी टॉपर्स को प्रोड्यूस किया है। एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ माइन has achieved more than 80, more than 90 marks in theory of computations। तो उस हिसाब से हम लोगों को इस सब्जेक्ट को देखना है। तो लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, कोड जनरेशन, इनके लिए जो अंदर काम कर रहे हैं वो सारे अपने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस के मशीन्स है एंड दैट इज व्हाट देयर यूनिटाइजेशन इज। अभी यूनिटाइजेशन फिर इस वे से क्यों हुआ है उसको थोड़ा सा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे नोम चॉमस्की करके एक साइंटिस्ट था। I'll just take you into the next slide. हाँ, नोम चॉमस्की, right? And this fellow has done a very genuine and great contribution into theory of computations, right? इसका ये जो डायग्राम है और इसका सारा का सारा रिलेवेंस हम लोग देखने वाले हैं इन आवर थर्ड यूनिट आल्सो। पर यहाँ पे
यूनिटाइजेशन इस वे से क्यों हुआ ये आपको बताने के लिए मैं इसमें चल रहा हूं। तो इसने लैंग्वेजेस को 4 डोमेन में फॉर्मली डिवाइड कर दिया। तो इस सर्कल यू कंसिडर एज 1 डोमेन, राइट? ओके, तो यहां पे मैंने उसको 3 सेक्टर में डिवाइड किया। तो यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये टाइप्स क्या है, राइट? सो टाइप्स के लिए उसने बता दिया दिस इज टाइप 0 लैंग्वेज, टाइप 1 लैंग्वेज, टाइप 2 लैंग्वेज एंड टाइप 3 लैंग्वेज, राइट? तो सबसे इनर मोस्ट जो सर्कल है वो छोटा है, मतलब द लिमिटेशंस ऑफ द लैंग्वेजेस आर मोर। तो ये थोड़ा सा और बढ़ेगा, लिमिटेशंस और बढ़ेगा, एंड सबसे एंड वाला T0 टाइप 0 लैंग्वेज, राइट? सो टाइप 3 जो लैंग्वेजेस है उन लैंग्वेजेस को हम लोग कहते हैं रेगुलर लैंग्वेज। लैंग्वेजेस को कह रहे हैं रेगुलर लैंग्वेज। एंड वो लैंग्वेजेस, डू यू एग्री दैट हर लैंग्वेज के साथ उसका ग्रामर इज अटैच्ड? क्योंकि जब तक ग्रामर है नहीं है तब तक लैंग्वेज को मीनिंगफुलनेस नहीं आता है। सो हर लैंग्वेज का रिप्रेजेंटेशंस के लिए वी हैव रेगुलर, इस लैंग्वेज के रिप्रेजेंटेशन के लिए वी हैव द ग्रामर विच इज नोन एज व्हाट, रेगुलर ग्रामर। अभी कंप्यूटर में जब इन लैंग्वेजेस के इन ग्रामर के सिंटैक्स एंड सेमांटिक्स को चेक करने के प्रॉब्लम्स सामने आ रहे हैं तो उनके लिए एक मशीन काम करता है एंड दैट मशीन इज नोन एज फाइनाइट ऑटोमाटा, और उसी को हम लोग कहते हैं FSM, फाइनाइट स्टेट मशीन्स। तो ये हुआ सबसे इनरमोस्ट सर्कल, सबसे सिंपलेस्ट लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू नोम चॉम्स्की। फिर कुछ एंटिटीज ऐसे हैं जो कि बियॉन्ड द स्कोप ऑफ रेगुलर लैंग्वेज है, रेगुलर ग्रामर है, एंड उनके लिए फिर ये हम लोग T2 वाले सर्कल में आते हैं। उन लैंग्वेजेस को हम लोग कहते हैं कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, एंड ऑब्वियसली उनके लिए है द ग्रामर इज कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। बड़े बड़े वर्ड्स सामने आ रहे हैं, डरना मना है। इस हर यूनिट में, हर वर्ड में मैं आपको पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियरेंस कर देने वाला हूं, राइट? सो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। एंड इन लैंग्वेजेस को प्रॉब्लम जो आएंगे, इन लैंग्वेजेस के सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स को आइडेंटिफाई करने वाले प्रॉब्लम आप फाइनाइट ऑटोमाटा से नहीं रिजॉल्व कर सकते। सो उनके लिए फिर आते हैं नेक्स्ट मशीन्स, दैट इज पुश डाउन ऑटोमाटा, पुश डाउन ऑटोमाटा, राइट? ओके, सो CFL CFG के रिजॉल्व करने के लिए हम लोग उनको आते हैं पुश डाउन ऑटोमाटा। नेक्स्ट, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है फिर इन लैंग्वेजेस में कि जो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, तो वो फिर आते हैं नेक्स्ट सर्कल में कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। सो दिस इज कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। इसका ग्रामर है कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। एंड उसके लिए जो मशीन काम करता है उसको हम लोग कहते हैं लीनियर बाउंडेड ऑटोमाटा। मशीन का नाम ही है लीनियर बाउंडेड ऑटोमाटा। आप ये इंटरचेंजेबली यूज होते हुए देखोगे, फाइनाइट ऑटोमाटा, फाइनाइट स्टेट मशीन, पुश डाउन ऑटोमाटा, पुश डाउन मशीन, लीनियर बाउंडेड ऑटोमाटा, लीनियर बाउंडेड मशीन्स, राइट? ओके, सो नाउ कुछ प्रॉब्लम्स फिर ऐसे हैं जो CSL के भी स्कोप के बियॉन्ड है, एंड फिर उन लैंग्वेजेस को हम लोग कहते हैं रिकर्सिव लैंग्वेजेस और रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस। एंड उनके लिए जो ग्रामर डिजाइन किया गया, दैट ग्रामर इज नोन एज अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। एंड इस अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर एंड रिकर्सिव लैंग्वेज एंड रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस को, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए फिर एक मशीन काम करता है, एंड दैट मशीन इज नोन एज ट्यूरिंग मशीन्स, राइट? तो इस सेक्टर में मैंने तो टाइप्स बताया आपको, इस सेक्टर में मैंने बताया कि लैंग्वेज एंड करस्पॉन्डिंग ग्रामर, एंड इस सेक्टर में आई एम डिस्कसिंग समथिंग अबाउट इन लैंग्वेजेस को रिजॉल्व करने वाले मशीन्स कौन कौन से हैं। तो यहां पे जब आप ध्यान से देखते हो तो पता चलेगा सबसे सिंपलेस्ट, सबसे इनरमोस्ट डोमेन टाइप 3 लैंग्वेज, फाइनाइट स्टेट मशीन्स, फाइनाइट ऑटोमाटा। एंड इसी के साथ आपका शुरू होता है फर्स्ट यूनिट ऑफ थियरी ऑफ कंप्यूटेशन, राइट? तो फर्स्ट यूनिट हम लोग इधर स्टडी कर रहे हैं, उसी इसमें लेयर में यहां पे जाके उन लैंग्वेजेस के नेचर को देख रहे हैं। तो सेकंड यूनिट इज दिस, दैट इज रेगुलर एक्सप्रेशन एंड रेगुलर लैंग्वेज।
फिर हम लोग ग्रामर के नॉर्मल नोटिफिकेशंस में आते हैं फॉर्मली, एंड दैट इज आवर थर्ड यूनिट, एंड दैट थर्ड यूनिट इज कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। एंड कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फिर आप आते हो आपके फोर्थ यूनिट में, एंड दैट इज पुश डाउन ऑटोमाटा। पुश डाउन ऑटोमाटा यूनिट के एंड में आपको यहां पे ही मिलेगा लीनियर बाउंडेड ऑटोमाटा का इंट्रोडक्शन। प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें नहीं है, जस्ट एन इंट्रोडक्शन, क्योंकि आपके पूरे सिलेबस में यू विल हार्डली फाइंड कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस, राइट। सो लीनियर बाउंडेड ऑटोमाटा का जस्ट एन इंट्रोडक्शन फॉलोड बाय फिफ्थ यूनिट फिर आता है आपका ट्यूरिंग मशीन्स। एंड ये ट्यूरिंग मशीन डेवलप बाय एलन ट्यूरिंग इज अमेजिंग थिंग्स। एंड जो प्रॉब्लम ट्यूरिंग मशीन से सॉल्व नहीं हो पा रहा है उन प्रॉब्लम्स को हम लोग कहते हैं अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स, राइट। एंड उस केस में हम लोग डिस्कशन करेंगे दैट इज ये लैंग्वेजेस, एंड उसके बाद यहां से बाहर आएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी डिस्कस करेंगे एज आवर 6th यूनिट। एंड यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्सिटी कितना हॉरिबल इश्यूज है, कि स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम डोमेन एंड स्पेस डोमेन में हम लोग कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, आर दे सॉल्वेबल और आर दे अनसॉल्वेबल, राइट। ओके, एंड फिर उसके लिए हम लोग डिस्कशन करने वाले 6 यूनिट। सो यूनिटाइजेशन इज वेरी परफेक्टली डिजाइन इन योर सिलेबस। स्टार्ट करेंगे फाइनाइट ऑटोमाटा से, फाइनाइट स्टेट मशीन से, फिर चलेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन रेगुलर ग्रामर में, फिर आएंगे फाइनाइट स्टेट सॉरी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में, फिर चलेंगे पुश डाउन ऑटोमाटा, यहाँ पे पोस्ट मशीन एंड लीनियर बाउंडेड ऑटोमाटा का डिस्कशन, फिर चलेंगे ट्यूरिंग मशीन, एंड लास्ट वाला यूनिट इज कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। नाउ द थिंग इज लाइक यू विल से लाइक सर फिर इसमें कैसे हम लोगों को स्टडी ओरिएंटेड है, तो इस सब्जेक्ट के लिए प्री रिक्विजिट आपके लिए है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। उसमें से चाहिए हमको कुछ टॉपिक दैट इज सेट थ्योरी वी नीड। सेट थ्योरी तो आपने स्कूल डेज से ही किया हुआ है, 11th-12th में भी किया है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में एक बार किया है, एंड यहाँ पे एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेड इन द सेट ऑफ सर्टेन थिंग्स, राइट। फिर आपको थोड़ा सा बेसिक चाहिए रिलेशंस का, बेसिक चाहिए थोड़े फंक्शंस का, दैट्स इट। एंड जब जब हमको उसका जरूरत है तो आई विल बी कंडक्टिंग इन आवर सेशंस। So right now don't worry, right? Okay, so this is what about unitization process, and this is how we are going to cover them in a particular domain. तो आई होप कि ये सारा चीजें अभी क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी कि टीओसी इज ऑल अबाउट लैंग्वेजेस। एंड हम लोगों ने पिछले सेशन में ये देखा टीओसी इज ऑल अबाउट लैंग्वेज एंड करस्पॉन्डिंग कन्वर्टर्स। तो इस हिसाब से व्हाट आई विल बी एबल टू डू इन दिस केसेस, मैं यहां पे कंक्लूड करने वाला हूं कि टीओसी इज ऑल अबाउट languages and corresponding converters, right? वेरी ब्यूटीफुल नोट पे हम लोग इसको रोक रहे हैं कि हर बार हम लोग लैंग्वेजेस के बारे में बात करेंगे एंड उसके कन्वर्जन के लिए कौन कौन से मशीन्स काम करते हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो पूरा का पूरा 5 यूनिट तक सब्जेक्ट इज एंटायरली मैथमेटिकल, प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स, एंड उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत बढ़िया टेक्निक लेके आ रहा हूं हर सेशन में, राइट। ऐसे ऐसे टेक्निक्स हम लोग देखने वाले हैं कि जो किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेंगे, किसी भी वीडियोस में आपको नहीं मिलेंगे, एंड उन टेक्निक से हम लोग अप्लाई करेंगे इनफाइनाइट ऑटोमाटा के ऊपर, पुश डाउन ऑटोमाटा, लीनियर बाउंडेड, ट्यूरिंग मशीन, एंड उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो इन ऑल इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड एंजॉयबल जर्नी। So do not take the botheration about what other people says about the TOC. I say like it's the subject which will give you your dream marks. हाईएस्ट मार्क्स आप लेके आ सकते हो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में, एंड जितना इसका अंडरस्टैंडिंग पावर होगा आपका पावरफुल होगा उतना ही आप बढ़िया तरीके से एंट्री कर पाओगे डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स में।
दैट इज फॉर वेरी श्योर। एंड इसमें ये करने के बाद आपका जो प्रोग्रामिंग का अंडरस्टैंडिंग है, इफ यू आर रेटिंग योर सेल्फ इन प्रोग्रामिंग फ्रॉम 1 to 10 अगर कर रहे हैं हम लोग, इफ यू आर रेटिंग योर सेल्फ 6, टीओसी के बाद आप खुद को रेट करने लगोगे 8, मोर बेटर इन प्रोग्रामिंग। क्योंकि पीछे क्या हो रहा है इस प्रोग्रामिंग के अंदर वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से पता चलने वाला है। सो आई होप कि व्हाई टीओसी इज नाउ क्रिस्टल क्लियर। अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे टीओसी इज ऑल अबाउट लैंग्वेजेस एंड करस्पॉन्डिंग कन्वर्टर। सो बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज के बारे में डिस्कशन करूंगा, उसका मैथमेटिकल नोटेशन कैसे है, उसके बाद लैंग्वेजेस कैसे फॉर्म करते हैं, उतने बेसिक्स से हम लोग शुरू करेंगे। एंड उसके आगे वाले सेशन में फिर हम लोग मूव करेंगे पहला यूनिट में, दैट इज फाइनाइट ऑटोमाटा एंड फाइनाइट स्टेट मशीन्स। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।